नमस्कार मित्रों, ज़िंदगी हौले हौले में एक बार फिर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। भाषा और साहित्य के अंतर्गत उर्दू विषय से संपृक्त सामग्री के प्रस्तुतिकरण के क्रम में आज आपके सामने स्वतंत्रता के पश्चात उर्दू उपन्यास विषय पर सामग्री प्रस्तुत की जाएगी। लेकिन सामग्री प्रस्तुत करने से पहले मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस पटल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे शेयर भी कीजिए, लाइक भी दीजिए और इसके कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया भी अवश्य दीजिए। धन्यवाद। सामग्री प्रस्तुत है। स्वतंत्रता के पश्चात उर्दू साहित्य, विशेष रूप से उपन्यास साहित्य के क्षेत्र में अधिकांश वही उपन्यासकार सक्रिय थे जो स्वतंत्रता से पूर्व ही पैदा हुए थे, और उसमें कई उपन्यासकार ऐसे भी थे जो आज़ादी से पहले से लिख भी रहे थे, और कई रचनाकार ऐसे भी थे जिन लोगों ने आज़ादी से पहले ही उर्दू कथा साहित्य में अपनी पहचान स्थापित कर ली थी। स्वतंत्रता के पश्चात दोनों ही देशों में जो उपन्यास लिखे जा रहे थे उसमें विषय की दृष्टि से कोई विशेष अंतर दृष्टिगत नहीं होता है। इसका कारण ये था कि भारत विभाजन का प्रभाव दोनों ही देश के रचनाकारों पर पड़ा था। शरणार्थी उपन्यासकारों ने न केवल स्थानांतरण से उपजी समस्याओं से साक्षात्कार किया था, अपितु उन लोगों ने साक्षात रूप से हिंसा के तांडव को भी देखा था। हिंसा के चरम से रूबरू हुए थे, जिसमें विशेष रूप से महिलाएं अधिक प्रभावित हुई दिखाई देती हैं। उनके साथ हिंसा और बलात्कार का जो खेल खेला गया, आधुनिक इतिहास में उसके उदाहरण कम ही दिखाई देते हैं। इस घटना के अनंतर हिंसक और अत्याचारियों का जो चेहरा सामने आया वो बेहद भयानक और घिनौना था। इस पूरे परिदृश्य का काव्य से अधिक कथा साहित्य पर प्रभाव दृष्टिगत होता है। परिणाम स्वरूप विभाजन की अभिव्यक्ति के संदर्भ में कथा साहित्य की भूमिका उल्लेखनीय रूप से दृष्टिगत होती है। सन 1947 के बाद उर्दू में उत्कृष्ट श्रेणी के कई उपन्यास लिखे गए। इनके रचनाकारों में कृष्णचंद्र, इस्मत चुगताई, अजीज़ अहमद तथा कुरतुल ऐन हैदर इत्यादि का नाम महत्वपूर्ण है। इसमें पहला नाम निसंदेह कृष्णचंद्र का है। यद्यपि वह कश्मीर से संबंध रखते थे, परंतु उनका जन्म पंजाब में हुआ था। उनका प्रथम उपन्यास शिकस्त प्रकाशित हुआ। इनका दूसरा उपन्यास जब खेत जागे उसके बाद छपा। जब खेत जागे उपन्यास में वर्तमान में तेलंगाना राज्य तत्कालीन दक्षिण भारत के किसानों के जीवन को कथा वस्तु के रूप में ग्रहण किया गया है। उनका उपन्यास दिल की कलियां 1954 में प्रकाशित हुआ, दिल की बात 1956 में और 52 पत्ते 1957 ईस्वी में मंजरे आम पर आया। उनके व्यंग्यात्मक और प्रतीकात्मक उपन्यास एक गधे की सरगुज़श्त को अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई। उनके दूसरे उपन्यासों में एक औरत हजार दीवाने, आसमान रोशन है, मेरी यादों के चिनार तथा एक वायलिन समंदर के किनारे इत्यादि अत्यंत महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। कृष्णचंद्र ने यद्यपि यथार्थ को अपनी अभिव्यक्ति की विषय वस्तु के रूप में चुना, परंतु इसके लिए उन्होंने रोमानी कला और शिल्प का प्रयोग किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि उनके उपन्यास प्रगतिशील रचनाओं की अपेक्षा अधिक पढ़े गए और चर्चित भी हुए। कृष्णचंद्र की कल्पना शक्ति बहुत ही गहरी थी और अभिव्यक्ति की कला पर उनका महत्वपूर्ण रूप से अधिकार था। प्राकृतिक चित्रण और घटनाओं का बयान इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृष्णचंद्र इसलिए भी बहुत अधिक प्रसिद्ध हुए कि उनके कथानक का आधार यथार्थ जीवन के विभिन्न पक्ष हैं, जो उनकी रचनाओं में बड़ी ही शिद्दत के साथ अभिव्यक्त हुए हैं।
कतिपय आलोचकों ने उनके उपन्यासों में एकाग्रता का अभाव देखा है, परंतु उल्लेखनीय ये है कि इसको अपनी सरस भाषा तथा प्रकृति चित्रण इत्यादि के माध्यम से वो ढक देते थे। आलोचक इन्हें यथार्थ और रोमांटिसिज्म के मेल के कारण फैज़ की शायरी के अक्स के रूप में भी देखते हैं। इनका पहला उपन्यास शिकस्त रोमानी उपन्यास है। यद्यपि उपन्यास की कथा वस्तु उच्च और निम्न वर्ग के जीवन के संघर्ष पर आधारित है, परंतु इसमें प्रेम और प्रेम के विरुद्ध समाज की रूढ़िवादी मानसिकता को बड़े ही दिलचस्प तथा भावपूर्ण अंदाज में प्रस्तुत किया गया है। इनके दूसरे उपन्यासों में जीवन के वही वैविध्यपूर्ण चित्र दृष्टिगत होते हैं जो उल्लेखित उपन्यासों में भी मौजूद थे। वस्तुतः कृष्णचंद्र मानवता के समर्थक हैं और उनके उपन्यासों के विषय इस तथ्य को सिद्ध भी करते हैं। इस्मत चुगताई उर्दू उपन्यास जगत में स्त्रीवादी रचनाकार के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाती हैं। गौरतलब ये है कि उस समय तक स्त्रीवादी दृष्टिकोण पर आधारित कोई भी आंदोलन भारतवर्ष में आरंभ नहीं हुआ था। इनके संदर्भ में ये भी कहा जाता है कि ये विद्रोही प्रवृत्ति की रचनाकार हैं। इनकी रचनाओं के विषय वस्तु का आधार मुस्लिम समाज में गरीबी, अशिक्षा इत्यादि से त्रस्त स्त्रियों का जीवन है और वो उनका गहराई से चित्रण करती हुई दिखाई देती हैं। उन्होंने इसके कारक के रूप में पुरुष समाज की मानसिकता के विविध पक्षों को अभिव्यक्ति प्रदान करने का महत्वपूर्ण काम किया है। इस्मत चुगताई ने इसी के साथ साथ समाज में सक्रिय विविध प्रकार के मानसिक संदर्भों को भी अपनी रचनाओं की विषय वस्तु के रूप में ग्रहण किया है। इस्मत चुगताई ने कुल 9 उपन्यास लिखे हैं। इनमें कई एक उपन्यासिकाएं के रूप में भी रेखांकित की जा सकती हैं। ज़िद्दी, टेढ़ी लकीर, अजीब आदमी, मासूमा, सौदाई, जंगली कबूतर, दिल की दुनिया, एक कतरा खून और मादी उनके उपन्यास हैं। इनमें प्रमुख रूप से ज़िद्दी, मासूमा और टेढ़ी लकीर को प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इनके उपन्यास न केवल नएपन के कारण प्रभावशाली हैं, बल्कि उपन्यास में ग्रहण किए गए विषय और पात्रों तथा चरित्रों के चित्रण के अनंतर उनकी मानसिकता के विविध पक्षों का यथार्थ के धरातल पर तर्कपूर्ण रूप से प्रस्तुतिकरण हुआ है और यह प्रस्तुतिकरण उन्हें महत्वपूर्ण बनाने में सक्रिय भूमिका निभाता है। चयनित चरित्रों के अतिरिक्त अभिव्यक्ति की शैली के कारण भी इनके उपन्यास उर्दू उपन्यास में विशिष्ट पहचान रखते हैं। चरित्रों के दैहिक और मानसिक चित्रण की गहराई से चित्रित करने के लिए उनकी पैनी दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके भाषा की शक्ति उपन्यास को और अधिक बढ़ा देती है। उनके नए प्रतीकों और बिंब तथा मुहावरों का खूबसूरत प्रयोग उनकी रचनाओं का प्रभाव बढ़ाते हुए पाठक के निकट उनको ला देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनके उपन्यासों के संदर्भ में यह कहना अनुचित न होगा कि वो अपनी रचनाओं के माध्यम से वातावरण और परिवेश में पाठक को ला करके खड़ा कर देती हैं। हयातुल्लाह अंसारी का उपन्यास लहू के फूल 5 खंडों पर आधारित है। इसकी पृष्ठभूमि अत्यंत विस्तृत है और मुख्य कथा के साथ साथ इसमें कई एक सहायक कथाएं भी आगे बढ़ती विकसित होती हुई दिखाई देती हैं। पत्रकारीय शैली में लिखा गया यह एक राजनैतिक उपन्यास है। इसमें जलियांवाला बाग कांड से लेकर के गांधी और अरविंद के समझौते तक के घटनाक्रम को विषय वस्तु के रूप में ग्रहण किया गया है। राजनीतिक धरातल पर कांग्रेस में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन का नेतृत्व करने वालों ने जिस प्रकार से मानसिक, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक कष्ट सहे, उसे इस उपन्यास में अभिव्यक्ति प्रदान करने का प्रयास किया गया है। उपन्यास गांधी जी के दर्शन और अहिंसा की साहित्यिक अभिव्यक्ति के रूप में भी रेखांकित किया जा सकता है।
चूंकि हयातुल्ला अंसारी पत्रकार थे, इसलिए उनकी भाषा में स्पष्टवादिता नुमायां तौर पर दृष्टिगत होती है। कभी कभी अनावश्यक रूप से विस्तार भी उनके उपन्यासों में दिखाई देता है। कहीं कहीं राजनेताओं के भाषणों को भी उन्होंने इसमें सम्मिलित किया है। इससे उपन्यास में कथानक के विकास पर अवरोध के रूप में प्रभाव पड़ता हुआ प्रतीत होता है। इसके विपरीत राजेंद्र सिंह बेदी का उपन्यास एक चादर मैली सी निश्चित रूप से गठी हुई कथावस्तु पर आधारित रचना के रूप में देखी जाती है। माना जाता है कि राजेंद्र सिंह बेदी अपने कथा साहित्य में तकनीकी पक्ष पर बहुत अधिक बल देते हैं और उसे परिष्कृत करने के लिए बहुत परिश्रम भी करते हैं। उपन्यास की पृष्ठभूमि पंजाब के जनजीवन और संस्कृति पर आधारित है। बेदी के अतिरिक्त अहमद नदीम कासमी, अबुल फजल सिद्दीकी और बलवंत सिंह ने भी पंजाब के जीवन और वहाँ की संस्कृति तथा जीवन शैली में व्याप्त सामाजिक संदर्भों का यथार्थपूर्ण चित्रण किया है। प्रेमचंद के उपन्यासों में चित्रित उत्तर भारत के ग्रामीण जीवन में जिन समस्याओं से वहाँ के लोगों को सामना करना पड़ रहा था, पंजाब के ग्रामीण जीवन में उसका रूप परिवर्तित होता दिखता है। प्रेमचंद के किसानों के विपरीत पंजाब का किसान अत्यधिक परिश्रमी तथा लगनशील है, परंतु वह भी शोषण का शिकार है। जमींदार और साहूकार वहाँ भी उसी प्रकार से शोषण और अत्याचार में भूमिका निभाते हैं जिस प्रकार से प्रेमचंद के ग्रामीण जीवन में निभाते थे। एक चादर मैली सी में हुजूर सिंह और उसकी पत्नी जिंदा की सारी जिंदगी केवल 2 वक्त की रोटी की जद्दोजहद में व्यतीत हो जाती है। उसका पुत्र तलोका इक्का चलाता है, जो थोड़े से पैसे के लालच में भोली भाली औरतों को बहकाकर उसे मेहरबान दास और घनश्याम को सौंपता है, लेकिन प्राप्त होने वाली अतिरिक्त आमदनी शराब और खाने पीने में ही समाप्त हो जाती है। पत्नी रानो के विरोध के बावजूद उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। रानो के जीवन में कठिन परीक्षा का समय तब आता है जब तलोका की हत्या कर दी जाती है। रानो की पुत्री जवान हो रही है। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका जीवन जीना उसके लिए दुष्कर हो जाता है। तमाम संघर्षों के बावजूद उसकी समस्याएं बजाय समाप्त होने के बढ़ने लगती हैं। उसकी सास भी उसे अपने ऊपर बोझ समझने लगती है। रानो की इच्छा के विपरीत उसकी बेटी का सौदा कर देती है। परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए वो चट्टान के तरीके से अडिग तो रहना चाहती है, परंतु उसका औरत होना उसकी कमजोरी सिद्ध होता है। गांव की पंचायत अंत में यह निर्णय लेती है कि उसका देवर उसके सर पर चादर डालकर उसे अपनी पत्नी के रूप में अपना ले। इस परंपरा के कारण गांव वालों के निर्णय पर उसे आरंभ में कुछ भी समझ में नहीं आता है, लेकिन वो तमाम नानुकुर के बाद अंततः समर्पण कर देती है। उससे कई साल छोटा देवर मंगल उसके सर पर एक चादर डाल देता है। राजेंद्र सिंह बेदी ने उपन्यास की कथावस्तु का गठन बहुत ही सुनियोजित रूप से किया है। उसके चरित्रों का विकास बड़ा स्वाभाविक रूप से हुआ है। वह मानसिक विघटन के दर्शन से भी परिचित हैं। उन्हें गांव के जीवन की पहचान है और कम से कम शब्दों में वह पूरे वातावरण के प्रभाव को व्यक्त करने में सफल हो जाते हैं। ख्वाजा अहमद अब्बास का उपन्यास इनकलाब भी इसी युग में प्रकाशित हुआ। इसकी पृष्ठभूमि का आधार राजनीतिक है। प्रस्तुत उपन्यास सामूहिकता की शक्ति को अपेक्षाकृत प्रभावशाली रूप से रेखांकित करता है। इनकलाब का नायक शोषित, पीड़ित, अशिक्षित और गरीब लोगों को अपनी दृष्टि से देखता है। उसे गांधी जी की शिक्षा में शोषित, पीड़ित साधारण जन की समस्याओं का उत्तर नहीं प्राप्त होता है। उसका मानना था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के गठजोड़ अथवा उनके आपसी संघर्ष से भी मुस्लिम समाज का भला होने वाला नहीं है।
उनका मानना है कि राजनीति बहुत महत्वपूर्ण होती है और कोई भी दर्शन या शिक्षा एक निश्चित समय में ही कारगर होते हैं। वो कहते हैं कि तमाम कांग्रेस के समझौते, जो चाहे अंग्रेज़ों से हुए हों या दूसरी राजनीतिक पार्टियों से, अधिकांशतः असफल हुए। ये उपन्यास भारतवर्ष में 20वीं शताब्दी के पहले 30 वर्षों की राजनीतिक स्थिति को अभिव्यक्ति प्रदान करता है। इसकी समाप्ति उस समय होती है जब प्रगतिशील आंदोलन की शुरुआत देश में होने ही वाली होती है। दरअसल ख्वाजा अहमद अब्बास ने प्रगतिशील आंदोलन के समानांतर चलती वस्तु स्थिति को अनदेखा ही किया है, जबकि उसकी सामाजिक संदर्भ में महती भूमिका है। कदाचित इसीलिए यह उपन्यास बहुत अधिक सफल उपन्यास के रूप में परिगणित नहीं किया जाता है। इसकी भाषा में भी पत्रकारिता का प्रभाव बहुत स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। यद्यपि इसकी कथा वस्तु सुगठित है, लेकिन तकनीकी दृष्टि से भी ये उपन्यास पाठक को आकृष्ट करने में नाकाम ही सिद्ध होता है। मेरे भी सनम खाने कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला उपन्यास है। उपन्यास की पृष्ठभूमि का आधार अवध का सांस्कृतिक जीवन है। सांस्कृतिक जीवन की अभिव्यक्ति के साथ साथ होने वाले सामाजिक परिवर्तन को भी रचनाकार ने रेखांकित करने का प्रयास किया है। प्रस्तुत उपन्यास में लेखिका ने पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित शिक्षित वर्ग के लोगों की मानसिकता और उनके द्वंद्व को अभिव्यक्ति प्रदान करने का महती कार्य किया है। आधुनिक शिक्षा वाली पीढ़ी अपने सपनों में इस प्रकार से डूबी हुई है कि उसे युगीन परिवेश की राजनीतिक स्थितियों का वास्तविक ज्ञान नहीं है। परिणाम स्वरूप उन्हें कोई मार्ग दृष्टिगत नहीं होता है। राजतंत्र की दमनकारी नीतियां और सामाजिक संस्कृति पर होने वाले प्रहार के कारण नौजवानों को भविष्य में कोई सकारात्मक मार्ग दिखाई नहीं देता है और सामाजिक रूढ़ियां भी उनके विकास को अवरुद्ध करने की दिशा में कार्यरत होती हुई दिखाई देती हैं। उपन्यास में नौजवानों के भटकाव के कारक के रूप में होने वाले विश्व युद्ध और उसकी त्रासदी को भी संकेतित किया गया है। अकेलापन, उदासी तथा पराजय की भावना उस पीढ़ी को अपने बंधनों में बांधे हुए है। समय के प्रभाव को कुर्रतुल ऐन हैदर ने अपने अन्य उपन्यासों सफीने गमे दिल, आग का दरिया, आखिरी सबके हमसफर, सीता हरण इत्यादि में भी अपेक्षाकृत और अधिक प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत किया है। वस्तुतः कुर्रतुल ऐन हैदर का यह दृष्टिकोण बड़ा स्पष्ट है कि समय ऐसी प्रभावशाली शक्ति है जो अपने भीतर सब कुछ समाहित कर लेती है। उनका मानना है कि समय की शक्ति के समक्ष मनुष्य एक धूल के कण की भी हैसियत नहीं रखता है। कुर्रतुल ऐन हैदर ने प्रेम, अकेलापन, प्रसन्नता, अतीत का प्रभाव, मनुष्य के स्वप्न और समय समय पर जन्म लेकर सक्रिय होने वाले राजनीतिक आंदोलनों को एक विशिष्ट दृष्टि से अपने उपन्यासों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। उनको लगता है कि मनुष्य को लगातार असफलता का सामना करना पड़ता है। अलगाव का प्रभाव उनको चिंतित करता हुआ दिखाई देता है। वस्तुतः यह मानवता के विरुद्ध एक भयानक अवरोध है। सफीने गमे दिल 1952 में प्रकाशित हुआ। इसके पृष्ठभूमि में पहले उपन्यास के समान ही अवध की संस्कृति को ही ग्रहण किया गया है। चरित्र और चरित्र चित्रण के विविध पक्ष भी उसी प्रकार से सामने आते हैं जैसे कि मेरे भी सनम खाने में उपस्थित थे। इस उपन्यास के चरित्र और उनके अंतर्मन की कल्पनाएं, उनकी आशाएं, इच्छाएं वही हैं जो पहले उपन्यास में चित्रित चरित्रों की थीं, परंतु इस उपन्यास में अस्तित्व, उसकी पहचान, भविष्य का जीवन, सुख दुख, अकेलापन और मृत्यु से संबंधित प्रश्न बार बार खड़े किए जाते हैं। उपन्यास के अंतिम चरण में
रचनाकार उलझी हुई कल्पनाओं का तीव्रगामी प्रभाव चित्रित करती हैं। उनकी वैचारिकता में वैविध्य है। इसमें अविश्वास, संदेह और प्रश्न तीनों स्थितियां दृष्टिगत होती हैं। रचनाकार अपनी सच्चाइयों को पूरी तरीके से लोगों के सामने स्पष्ट रूप में रखने में तनिक भी हिचकिचाहट नहीं दिखाती हैं। उनके इस उपन्यास की पृष्ठभूमि 1942 से आरंभ होकर के 1948 तक के समय की घटनाओं को अपने भीतर समाहित किए हुए है। इसके महत्वपूर्ण किरदारों में रचनाकार स्वयं, इसके अतिरिक्त वंशराज, मीरा, जीनत, खाला इत्यादि हैं। इनकी चिंताएं एक ही जैसी हैं। चरित्रों की जीवन स्थितियां सहज और संतुष्टि से भरी हुई दिखाई देती हैं, लेकिन आंतरिक रूप से सभी पात्र अव्यवस्थित और अस्थिर हैं। कथाकार ने अस्तित्व के प्रश्न पर बहुत गहराई से और विस्तार से तथा बार बार विवेचित विश्लेषित करते हुए विचार किया है। मौत इसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इस उपन्यास में सामाजिक संस्कृति का विखंडन, अलगाव और सांप्रदायिकता का समय पर प्रभाव और उसकी बेरहमी तथा मानवीय प्रकृति की अभावग्रस्तता, असमर्थता, भय, अमानवीयता को भी विषय वस्तु के रूप में इसमें ग्रहण किया गया है। मृत्यु का दबाव कुरतुलैन हैदर के लगभग अधिकांश उपन्यासों में चित्रित है। वस्तुतः ऐसी स्थितियां हैं जो मनुष्य की आंतरिक प्रवृत्तियां हैं और इन्हें उनके आंतरिक चरित्र के रूप में रेखांकित किया जा सकता है। उनका कालजयी उपन्यास आग का दरिया भी इन्हीं संदर्भों की ही खोजबीन में संलिप्त दिखता है। रचनाकार ने इस उपन्यास में वक्त को एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में रेखांकित किया है। कभी कभी वो उनके शाश्वत अनुभव को नुमाया करता है। उपन्यास के लगभग 150 पृष्ठ भारतीय संस्कृति के अतीत से लेकर के कबीर तक के समय पर रचनाकार की दार्शनिक वैचारिकता को आधार बना करके प्रकाश डालते हैं। वेदों और गौतम बुद्ध की दार्शनिकता को आधार बनाकर रचनाकार ने आत्मा, पदार्थ, मोक्ष, स्वतंत्रता, संसार, वास्तविकता, उत्पत्ति, समाप्ति, अंत इत्यादि तथा मृत्यु और जीवन जैसे प्रश्नों को दार्शनिक दृष्टि से देखा है। गौतम, नीलांबर, हरिशंकर, चंपा, कमाल सभी चरित्रों के अपने अस्तित्व के प्रश्न और मानसिकता से संबंधित समस्याएं लगभग एक जैसी हैं। यह चरित्र उपन्यास के अंत तक सक्रिय दिखाई देते हैं। उपन्यास में दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि हर दौर में एक ही आदमी अलग अलग नामों से पैदा होता है और समाप्त हो जाता है। उसका ऐतिहासिक, सामाजिक और परिवेश का परिदृश्य परिवर्तित होता जाता है, परंतु उसका दुख और उसकी जिजीविषा एक ही जैसी है। हर दौर में उन्होंने दर्शन के गहरे संदर्भों को विवेचित, विश्लेषित किया है। उनका स्पष्ट रूप से मत है कि युग कोई भी हो, जीवन के प्रति वितृष्णा, द्वंद्व, संघर्ष, स्वार्थ, लूट खसोट, सांप्रदायिक वैभिन्न इत्यादि लगातार मानवता के समक्ष अवरोध के रूप में खड़े रहते हैं। इंसान पहले निर्माण करता है, फिर उसको सौंदर्य प्रदान करता है, अंत में इसे स्वयं ही समाप्त कर देता है, परंतु इसके पीछे समय और काल का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। उपन्यास के कथ्य का आधार समय मनुष्य के भौतिक जीवन की गतिविधियों को चारों तरफ से अपने प्रभाव में लिए हुए है। अपने विकास के क्रम में मनुष्य ने जो कदम आगे बढ़ाए हैं, उसी में से कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को रचनाकार ने उपन्यास के लिए विषय के रूप में चुन लिया है। इस पूरे विकास के क्रम में मनुष्य ने ईश्वर और उसकी सृष्टि, संसार के संदर्भ में
जो कुछ जाना और समझा है, संस्कृतियों और साम्राज्यवादियों ने जिस प्रकार से विजय हासिल की है, अपना प्रभाव स्थापित किया है तथा मनुष्य के जीवन में प्रेम और घृणा, त्याग और स्वार्थ इत्यादि ने जो गुणवत्ता उत्पन्न की है, उनके अनुभव में जो तलखी निहित है और इन सब से मनुष्य के व्यक्तित्व के निर्माण पर जो प्रभाव पड़ा है, इतिहास और दर्शन से अधिक उपन्यास की कथ्य का आधार दिखाई देता है। उपन्यासकार जोगिंदर पाल के उपन्यासों की विषय वस्तु का आधार अत्यंत विस्तृत है। इसमें संस्कृति, इतिहास, जीवन शैली के विभिन्न पक्ष, आश्चर्य, अतीत, वर्तमान, विजय, पराजय सब कुछ निहित है। उनकी शैली बेहद सरस है और भाषा रवानगी पूर्ण है। सृजनात्मकता उनकी कला का महत्वपूर्ण पक्ष है। कहा यह जा सकता है कि उनके रचना संसार की अपनी विशिष्ट और निजी पहचान है। मानवीय चरित्र की अभिव्यक्ति में ही उनकी सृजनात्मक श्रेष्ठता नुमाया होती है। आमद और रफ्त 1975 में लिखी गई उनकी उपन्यासिका है। इसमें संक्षेप में एक एंग्लो इंडियन मॉर्गन के अनुभवों को चित्रित किया गया है, जो उसे भारतवर्ष की यात्रा के दौरान हुआ था। उसे यह देखकर आश्चर्य होता है कि यह एक ऐसा देश है जिसका परिगणन प्राचीन संस्कृति वाले देश के रूप में होता है, जहाँ कई धर्मों का जन्म हुआ, जहाँ के नेताओं, धार्मिक अगुवाओं, सूफी और संतों ने सच्चाई, प्रेम और मानवता की शिक्षाएं दी थी। वहीं के लोग, जिसे पश्चिमी संस्कृति कहा जाता है, उसके पीछे भाग रहे हैं। आध्यात्मिकता की जगह भौतिकता का बोलबाला हो रहा है, जिसके पीछे स्वार्थ, असत्य इत्यादि शक्ति यहाँ प्रभावशाली रूप से सक्रिय है। बयानात उनका छोटा सा परंतु महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसे मनुष्य के आंतरिक रहस्य की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जा सकता है। इनके इन दोनों उपन्यासों की शैली बड़ी ही कलात्मक है। रचनाकार ने आंतरिक जीवन की अभिव्यक्ति को बड़े सधे हुए और रोचक ढंग से प्रस्तुत करते हुए उसे सहज बना दिया है। काजी अब्दुल सत्तार का शिल्प भी बहुत महत्वपूर्ण है। 1967 में इनका चर्चित उपन्यास दारा शिकोह प्रकाशित हुआ और सलाउद्दीन अय्यूबी 1968 में प्रकाशित हुआ। सब गजीदा 1966 में प्रकाशित है। शिकस्त की आवाज़ 1967 और उसी वर्ष प्रकाशित पहला और आखिरी खत उपन्यास भी है। वस्तुतः उनकी कलात्मकता का उत्कर्ष उनके ऐतिहासिक उपन्यासों में ही दृष्टिगत होता है। दारा शिकोह मुगल वंश के महत्वपूर्ण सम्राट शाहजहां का बेटा और औरंगजेब का भाई था। शाहजहां उससे बहुत प्यार करता था। वो उसकी बौद्धिकता, आध्यात्मिकता और ज्ञान को बहुत सम्मान देता था। यही कारण है कि शाहजहां उसे अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता है और अंततः उसे अपना उत्तराधिकारी बना भी देता है। औरंगजेब इसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है। साम्राज्य की चाह और दृष्टिकोण का अंतर दोनों के मध्य युद्ध का कारण बनता है। औरंगजेब उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचता है, उसके समर्थकों को अपना प्रतिद्वंदी मानता है। जहां आरा औरंगजेब की इस षड्यंत्र को समझ जाती है, इसीलिए शाहजहां के जीवन काल में ही वो दारा शिकोह को सम्राट बनाना चाहती है, लेकिन दारा शिकोह अपने पिता के जीवित रहते हुए ऐसा नहीं करना चाहता है। औरंगजेब दारा शिकोह को इस्लामिक मान्यताओं के विरुद्ध चलने वाला मानता है, उसे बदनाम कर देता है। चूंकि दारा शिकोह हिंदू विद्वानों के बीच बैठता है, उनसे वेदों का ज्ञान प्राप्त करता है, गीता का सम्मान करता है, गिरवे कपड़े पहनता है और गले में मालाएं डाले फिरता है,
है। उसके वस्त्र पर शिव और विष्णु की तस्वीरें होती हैं और प्रभु के शब्द भी उस पर टाँके हुए होते हैं। इसका लाभ उठाते हुए औरंगजेब उसे धार्मिक धरातल पर बदनाम करने लगता है। औरंगजेब उसके सिपहसालार शुजा का मुंह बंद करने के लिए अपनी बेटी से अपने बेटे से उसकी पुत्री का विवाह कर देता है। सामूगढ़ के मैदान में दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य भयानक युद्ध होता है। दारा शिकोह को इसमें हार का मुंह देखना पड़ता है। दारा शिकोह और उसके पुत्र की हत्या कर दी जाती है और यहीं पर इस उपन्यास का अंत हो जाता है। वस्तुतः इस उपन्यास में चित्रित युद्ध केवल युद्ध नहीं बल्कि यह प्रतीकात्मक है, जो कि मानवता और स्वार्थ के मध्य की युद्ध को प्रतीकायित करता है। अन्याय एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में सामने आती है, जिसका सामना एक सूफी चरित्र का राजकुमार भला कैसे कर सकता है। परिणाम ये होता है कि सत्य को असत्य के सामने, प्रेम को नफरत के सामने और अच्छाई को बुराई के सामने हार का सामना करना पड़ता है। सलाउद्दीन अय्यूबी काजी अब्दुल सत्तार का दूसरा उपन्यास है। इसमें सलाउद्दीन अय्यूबी को एक निडर और बहादुर इस्लामिक योद्धा के रूप में चित्रित किया गया है। उसने ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध में हिस्सेदारी की थी। ईसाई विजेता मुस्लिम और स्त्रियों को तहस नहस करने में कोई कमी नहीं छोड़ते थे। धन दौलत तो लूटते ही थे, औरतों की इज्जत भी लूटते थे और मानवीय नैतिकता को हिंसा के कारण अनदेखा कर देते थे। ऐसे में सलाउद्दीन अय्यूबी दबे कुचले, दुखों से भरे, पीड़ित मुसलमानों के नेतृत्व के रूप में सामने आता है। वो अपनी हिम्मत और बहादुरी से दमनकारी शक्तियों को पराजित कर देता है, परंतु युद्ध के दौरान वो अपनी चारित्रिक ऊंचाई के कारण बच्चों, बूढ़ों और औरतों को सुरक्षा प्रदान करता है। ईसाई विजेताओं में भी जो विजय का दर्प था, मुस्लिम शासकों में भी दिखाई देने लगती हैं। सलाउद्दीन का लक्ष्य युद्ध के पीछे राज्य, क्षेत्र अथवा धन दौलत नहीं था। उसका लक्ष्य केवल अपनी छीनी हुई जमीन बैतुल मुक़द्दस को दोबारा हासिल करना था। हकीकत यह है कि वो सत्ता को हासिल करना अपना लक्ष्य नहीं मानता है। वो वस्तुतः योद्धा नहीं अपितु बुद्धिमान है। उसने किसी को भी अपना वली अहद नियुक्त नहीं किया और उसकी मृत्यु के पश्चात उसके पास कोई धन दौलत नहीं मिलता है। उसके ऐश्वर्य वैभव की बजाय उसकी सहजता, दयाशीलता, वीरता इत्यादि ने उसका डंका बजा रखा है। जीलानी बानो का उपन्यास ऐवान गज़ल 1976 में प्रकाशित हुआ। इसमें उपन्यासकार ने हैदराबाद की राजनीतिक व्यवस्था के उस पक्ष को अभिव्यक्ति प्रदान की है जो कि ह्रासशील थी। जागीरदारों की विलासिता और कर्तव्य से विमुखता के अतिरिक्त उनकी दमनकारी नीतियों को भी इन्होंने उपन्यास में स्थान दिया है। इसके केंद्रीय चरित्र का नाम वाहिद हुसैन है, जो वंशानुगत जमींदार है। उसकी आमोद प्रमोद की स्थली का नाम ऐवान गज़ल है। वहाँ शायरी का आयोजन किया जाता है। उनके पास जीवन का कोई प्रगतिशील और स्वस्थ दृष्टिकोण नहीं है। उसका पुत्र राशिद एक पक्का कारोबारी है जो सीमेंट, पेट्रोल और दवाओं इत्यादि की कालाबाजारी करके बहुत अधिक पैसा कमा लेता है। वो बहुत शातिर है, इतना कि उन तमाम रास्तों को चुनता है जिनके द्वारा धन अर्जित किया जा सके। वो धन अर्जित करने के लिए कुछ भी कर सकता है। रचनाकार प्रगतिशील होने के कारण केवल हैदराबाद की उच्च वर्गीय जीवन शैली को और उनकी गतिविधियों को ही अभिव्यक्ति नहीं प्रदान करता है, अपितु तेलंगाना के किसान आंदोलन का भी इस उपन्यास में चित्रण किया गया है। मौका परस्त राशिद
कांग्रेस का मेंबर बन जाता है। मुस्लिम लीग और इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाम की राजनीतिक जमातों के प्रभाव में जनसाधारण आता था और उसी को सरकार के द्वारा की गई कार्रवाई में लक्ष्य बनाया जाता था। उपन्यास में इस प्रकार के विविध पक्षों को जीलानी बानो ने अभिव्यक्त प्रदान किया है और इसके लिए उनकी कला और उनका शिल्प भी महत्वपूर्ण रूप से सक्रिय दिखाई देता है। 80 के दशक तक आते आते उर्दू उपन्यासों के कथ्य और शिल्प दोनों में ही बढ़ती जटिलता के कारण आधुनिकता ने अपना महत्व खोना आरंभ कर दिया और धीरे धीरे बढ़ते हुए जाटिल्य के प्रभाव स्वरूप उर्दू उपन्यास पाठकों से दूर होता हुआ दिखाई देता है। ऐसे में एक बार फिर उर्दू उपन्यास करवट लेता है और पठनीयता की वह गुण जो हाशिए पर चले गए थे फिर से उभरने लगते हैं। आधुनिकीकरण के बाद उर्दू उपन्यास अपनी नई स्थिति से प्रभावित दिखता है। इस काल में उपन्यास अपने खोए हुए तत्वों के साथ नए रंग रूप में हमारे सामने आता है जो इसकी मूल पहचान थी। यह काल उर्दू उपन्यास का विशेष काल था। सभी प्रकार के लेखकों ने इस विधा की ओर रुख किया। इस सूची में पुराने लेखकों के साथ साथ कुछ नए रचनाकारों ने भी प्रवेश किया। परिणाम स्वरूप इस काल में उपन्यासों और उपन्यासकारों की अच्छी खासी संख्या सामने आई, जिसमें वर्तमान युग में मानव जीवन के सामने आने वाली समस्याओं और मुद्दों को गंभीरता से उठाया गया। इन उपन्यासों में अपने समय की उन्नतशील और वैज्ञानिक तथा यांत्रिक संस्कृति अपनी पूरी आबोताब के साथ दृष्टिगत होती है। अनवर पाशा के अनुसार समकालीन उपन्यास की वास्तविक यात्रा उस पीढ़ी से शुरू होती है जिसने 1980-85 के बाद उपन्यास लेखन के क्षेत्र में प्रवेश किया और पिछले 2.5 दशकों में उपन्यासकार के रूप में अपनी पहचान स्थापित करने में लगे हुए हैं। इस पीढ़ी के उपन्यासकारों ने अपने उपन्यासों के माध्यम से उर्दू उपन्यासों के क्षितिज को व्यापक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके उपन्यास बौद्धिक और विषयगत अर्थ की दृष्टि से अपने पूर्ववर्तियों से भिन्न और समसामयिक दिखाई देते हैं। इन उपन्यासकारों ने उर्दू उपन्यास को समकालीन जीवन के कुछ ऐसे पहलुओं से परिचित कराया है जो बीच में कथावस्तु के केंद्र से गायब हो गए थे। समसामयिक परिदृश्य में उर्दू भाषा और साहित्य के क्षेत्र में जिन रचनाकारों ने अपनी साहित्यिक कृतियों और बहुमुखी रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन कर साहित्यिक क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है, उनमें प्रमुख रूप से अब्दुल समद, मुशर्रफ आलम ज़ौकी, बाशम आफाकी, गज़नफ़र अली, शमशुर रहमान फ़ारूकी, हुसैनुल हक इत्यादि रचनाकार सरे फहरिस्त हैं। अनीस अशफाक, नूरुल हुसैन, रहमान अब्बास, कौसर मजहरी, सैयद मोहम्मद अशरफ, अहमद सगीर, सविश सईद, शैमुअल अहमद, तरन्नुम रियाज, शाइस्ता फ़ाखरी, कमर जलाली आदि अन्य दूसरे उपन्यासकार हैं जो उर्दू के उपन्यास साहित्य में अपनी पहचान बनाने में लगे हुए हैं। इन उपन्यासकारों ने अपनी रचनाओं में वर्तमान समय की समस्याओं एवं मुद्दों तथा समाज में पाए जाने वाले स्वच्छंद मनोवृत्तियों, राजनीति एवं सामाजिक शोषण तथा व्यक्तिगत एवं सामूहिक दुर्घटनाओं को बड़ी कलात्मकता के साथ उजागर करते हैं। पिछले कई वर्षों से जो उपन्यास लिखे जा रहे हैं वह निश्चित रूप से अपने पूर्ववर्तियों से बहुत अलग और अनोखे हैं। उनमें जिन समस्याओं की ओर इशारा किया गया है वह वास्तविकता के निकट है और लेखक की राजनीतिक सामाजिक अंतर्दृष्टि से युक्त हैं।
समकालीन उर्दू उपन्यास साहित्य में अब्दुस समद एक विश्वसनीय नाम है। उनके अब तक कई कथा संग्रह और उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। 2 गज जमीन, महात्मा, ड्रीम ऑफ ड्रीम्स, महासागर, वॉइस ऑफ डिफीट और धमाका अब्दुस समद की प्रमुख रचनाएं हैं, जो कि उनको उर्दू उपन्यास के परिदृश्य में महत्वपूर्ण रूप से स्थापित करती हैं। 2 गज जमीन एक उत्कृष्ट उपन्यास है जिसमें 1947 के सांप्रदायिक दंगे पूरी शिद्दत के साथ मौजूद हैं। उनकी भयावहता के अलावा पलायन की त्रासदी को भी इस उपन्यास में बेहद प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया गया है। यह उपन्यास जाहिर तौर पर एक परिवार की कहानी है, लेकिन अब्दुस समद ने अपनी कलात्मक चेतना और रचनात्मक दृष्टिकोण से इसे महाद्वीप की कमोबेश हर परिवार की कहानी के रूप में प्रस्तुत किया है, जो विभाजित मातृभूमि की खूनी लहरों की चपेट में आ गया है। इस संबंध में नूरुल हुसैन की राय दृष्टव्य है। वे लिखते हैं कि देखा जाए तो ये कहानी सिर्फ बिहार में रहने वाले अख्तर हुसैन का यथार्थ नहीं है, अपितु स्वतंत्रता के बाद यहाँ रहने वाले सभी मुसलमानों का यथार्थ है। अब्दुस समद के इस उपन्यास में विभाजन जन्य पीड़ा को उजागर किया गया है। यहाँ रहने वाले मुसलमान सशंकित हैं, यहाँ तक कि यहाँ से वहाँ जाने वाले मुसलमान आज भी मुहाजिर की संज्ञा से अभिहित होने की सज़ा भुगत रहे हैं। पिछली शताब्दी में विभिन्न साहित्यिक संदर्भों में जिन लेखकों ने अपनी पहचान स्थापित की, उनमें गजनफर का नाम भी उल्लेखनीय है। गजनफर ने न केवल उर्दू कथा साहित्य बल्कि कविता, शिक्षण और आलोचना तथा भाषा विज्ञान में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है और सृजनात्मक साहित्य के क्षेत्र में प्रशंसा भी प्राप्त की है। उन्होंने उर्दू जगत को बहुत सारे उपन्यास दिए हैं, जिनमें पानी, कहानी अंकल, दिव्यबानी, केंचली और माझी आदि सम्मिलित हैं। गजनफर अपने उपन्यासों में अपने युग की विभिन्न समस्याओं को बड़ी संक्षिप्तता के साथ व्यापक स्तर पर प्रस्तुत करते हैं। हालांकि उनके उपन्यास आकार की दृष्टि से उनके संक्षिप्तता के आग्रह के कारण छोटे होते हैं, लेकिन उनकी व्यापक दृष्टि के कारण वो उनके लक्ष्य को पूरी तरीके से अभिव्यक्ति प्रदान करने में सफल दिखाई देते हैं। बेरोजगारी आज की युवा पीढ़ी या कहा जाए शिक्षित पीढ़ी की सबसे महत्वपूर्ण और गंभीर समस्याओं में से एक है। विद्यार्थी जब अपनी शैक्षणिक अथवा निर्धारित की गई आजीविका की तलाश में निकलता है तो उसे निराशा के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। निराशा के बीच वो इस बेरोजगारी से निपटने के लिए दूसरे राज्यों और दूसरे देशों में पलायन करने को विवश है। गजनफर का उपन्यास शोराब आज की इसी जटिल समस्या को प्रस्तुत करता है। इसके अलावा यह उपन्यास ये भी सामने लाता है कि देश की शिक्षा व्यवस्था में शिक्षकों और महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है, कौन से शिक्षण संस्थान लाभ हानि की समस्या को अभद्रता और निर्भीकता से सुलझा रहे हैं और किस तरह से वोट की राजनीति का इस्तेमाल इस क्षेत्र में भी किया जा रहा है। वस्तुतः समस्याओं की जड़ तक पहुंचने के संदर्भ में जानबूझकर अनदेखी की जा रही है। उपन्यास के पात्रों के माध्यम से गजनफर ने उन सभी कठिनाइयों और पीड़ाओं को बड़ी ही बेबाकी के साथ प्रस्तुत किया है जिसका सामना एक व्यक्ति को अपने राज्य या अपनी मातृभूमि और स्पष्ट रूप से कहा जाए तो खाड़ी देशों में जाकर के करनी पड़ती है। दिव्यबानी गजनफर का
दूसरा प्रसिद्ध उपन्यास है। इस उपन्यास की लोकप्रियता का रहस्य इस तथ्य में निहित है कि यह उपन्यास विषय, भाषा और कथन की दृष्टि से उनके अन्य उपन्यासों से भिन्न है। इस उपन्यास की शैली रूपक एवं प्रतीकात्मक है। यह उपन्यास न केवल हमारे देश में कई वर्षों से चली आ रही धार्मिक और सत्ता की लालसा और उसके परिणाम स्वरूप होने वाले मानवाधिकारों के उल्लंघन को उजागर करती है, बल्कि पाठकों को इन प्रतिकूल राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विखंडनकारी तत्वों के प्रति जागरूक भी करती है। साथ ही यह उपन्यास इन शक्तियों के प्रति विद्रोह के लिए भी खड़ा करता है। इस उपन्यास को लिखकर गजनफर ने पहली बार दलित समुदाय से जुड़े लोगों की समस्याओं और मुद्दों को निर्भीकता के साथ प्रभावशाली रूप से व्याख्यायित करने का प्रयास भी किया है। एक और अन्य महत्वपूर्ण समकालीन उपन्यासकार मुशर्रफ आलम ज़ौकी हैं। बयान, पोकेमान की दुनिया, मर्ग अंबोह, नालाए शबगीर, नीलाम घर, शहर चुप है, उकाब की आंखें, आतिशे रफ्ता का सुराग, ले सांस भी आहिस्ता उनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। उनके उपन्यासों के विषय वर्तमान समय की बदलती परिस्थितियों से लिए गए हैं। वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रभाव में देश के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में हो रहे तेजी से बदलावों, नए आविष्कारों, प्रयोगों और परिस्थितियों पर पड़ने वाले प्रभाव को अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। वो अपने उपन्यासों में अपनी इस दृष्टि को व्यापक रूप से प्रस्तुत करते हैं। पोकेमान की दुनिया इस संदर्भ में ज़ौकी का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है, जिसमें उन्होंने समकालीन जीवन और बदलती सभ्यता का चित्रण किया है। पोकेमान का परिचय देकर ज़ौकी पाठकों का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करते हैं कि वैज्ञानिक विकास और वैश्वीकरण के प्रभाव के साथ एक छोटे और विशिष्ट क्षेत्र के विचार, भावनाएं थोड़े समय में पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा कर सकती हैं। मुमताज़ मुफ्ती की पहचान वस्तुतः अफसाना निगार यानी कहानीकार के रूप में होती है, लेकिन उनका उपन्यास अलीपुर का एली उर्दू उपन्यास के क्षेत्र में विशिष्ट स्थान रखता है। अलख नगरी इनका दूसरा उपन्यास है। इब्ने इंशा ने अलीपुर के एली को उर्दू उपन्यास के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास के रूप में रेखांकित किया है। मोहसिन खान का उपन्यास अल्लाह मियां का कारखाना, पैगाम आफाकी का पानी तथा मकान, शमशुर रहमान फारूकी का कई चाँद थे सरे आसमां इत्यादि अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, जो कि वर्तमान उर्दू उपन्यास में महत्वपूर्ण रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए वर्तमान उर्दू उपन्यास को निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। धन्यवाद।